अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट हमारा। ठीक है, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। ठीक है ना बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वोल्टेज एंड बाय रोटेटिंग वेक्टर फेजर्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस सेक्शन में तुमने देखा जो करंट थ्रू का रजिस्टर होता है फेज विद एसी वोल्टेज, ये शो नहीं होता केस ऑफ इंडक्टर में या कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ इस सर्किट एलिमेंट्स में। अपन को जब रिलेशन देखना है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एसी सर्किट में, तो अपन नोटेशन ऑफ फेजर्स का यूज करते हैं। जो एनालिसिस होता है एसी सर्किट का वो फैसिलिटेटेड होता है फेजर डायग्राम के थ्रू। फेजर एक वेक्टर होता है जो कि रोटेट होता है अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं फेजर का वी आर आई, वो रिप्रेजेंट करेंगे साइनसोइडल वेरिंग करंट वी एंड आई, और जो मैग्नीट्यूड होगा फेजर और वी आर आई का वो रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यू वी एम आई एम ऑफ दिस ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज। फिगर 7.4 सोर्स करेगा वोल्टेज एंड करंट फेजर्स का, उसका रिलेशनशिप एट टाइम t1 फॉर द केस ऑफ एसी सोर्स, जो कि कनेक्टेड होगा रजिस्टर से, जो कि करस्पॉन्डिंग होगा सर्किट से। जो प्रोजेक्शन होगा वोल्टेज और करंट का फेजर का वर्टिकल एक्सिस में, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी, ये रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट को उस इंस्टेंट पे। जो रोटेट होगा विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा कर्व करेगा तो जनरेटेड होगा। ठीक है, अपन देखेंगे फेजर वी एंड आई का फॉर द केस ऑफ रजिस्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन होगा। दिस इज फॉर ऑल टाइम्स होता है बच्चों। इसका मतलब ये है कि जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का वो जीरो है। कितना है? जीरो है। ठीक है, अब एसी वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर की बात करेंगे तो देखो एसी सोर्स जब कनेक्ट होता है इंडक्टर से, तो यूजुअली इंडक्टर के पास एप्रिसिबल रेजिस्टेंस होते हैं उसके वाइंडिंग्स में, और अपन एज्यूम करते हैं कि जो इंडक्टर है इसके पास नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। जो सर्किट है वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। अपन वोल्टेज देखें क्रॉस द सोर्स तो वीएम साइन ओमेगा टी है, और जब किरचॉफ लूप लगाएंगे तो अपन को मिलेगा कि कोई भी रजिस्टर नहीं है सर्किट में, वी माइनस एल डी आई बाई डी टी जीरो है, जहाँ पे सेकेंड टर्म जो है सेल्फ इंड्यूस्ड फैराडे ईएमएफ इंडक्टर है, और एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है इंडक्टर का। जो नेगेटिव साइन है वो फॉलो करता है लेंज लॉ से, जहाँ से आएगा वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी, इंप्लाई करेगा जो इक्वेशन होता है करंट टाइम का, करंट फंक्शन ऑफ टाइम, ये सब सच होगा कि स्लोप डी आई बाई डी टी जो होगा साइनसोइडली वेरिंग क्वांटिटी होगा विद द सेम फेज एज द सोर्स वोल्टेज एंड एम्पलीट्यूड, जो कि गिवन होगा वी एम बाई एल से। अगर ऑपरेट करेंगे करंट को तो अपन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से करंट आएगा माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होगा उसका डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट और टाइम इंडिपेंडेंट होगा। जो सोर्स होगा उसके पास ईएमएफ होगा जो कि ऑसिलेट करेगा सिमेट्रिकली अबाउट जीरो। जो करंट सस्टेन करेगा ऑसिलेट करेगा सिमेट्रिकली अबाउट जीरो, और यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट या टाइम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो इंटीग्रेशन होगा कॉन्स्टेंट का वो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा, आई एम वी एम बाई ओमेगा एल एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट होगा। ये जो क्वांटिटी होता है ओमेगा एल, इसको एनालॉग टू द रेजिस्टेंस होता है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसको भी एक्सेल से डिनोट करते हैं, और एक्सेल होता है ओमेगा एल। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट होगा आई एम वी अपन एक्सेल होगा, डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस का वो सेम होगा। जो रेजिस्टेंस होगा जो कि ओम होगा। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है लिमिट करता है करंट को प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, जैसे रेजिस्टेंस लिमिट करता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। जो कंपैरिजन होता है सोर्स वोल्टेज का और करंट का इंडक्टर में, उस तो देखता है कि जो करंट लैग करता है वोल्टेज को बाई पाई बाई टू लैग करता है। ठीक है, या कह सकते हैं 1/4 ऑफ 1/4 सर्कल। मतलब जो वोल्टेज एंड द करंट है उसमें जो फेजर होगा प्रेजेंट केस में एट इंस्टेंट टी वन, जो करंट फेजर होगा आई इज पाई बाई टू होगा बिहाइंड द वोल्टेज वी, मतलब करंट पीछे होगा वोल्टेज के पाई बाई टू। जब उसको रोटेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ओमेगा काउंटर करेंगे क्लॉकवाइज, तो ये जनरेट करेगा वोल्टेज और करंट को। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, जो कि फिगर है 7.6 बी में। और अपन यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट है वो रीचेस करेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेटर देन वोल्टेज 1/4 ऑफ द पीरियड। अपन देखेंगे कि इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस भी होता है जो कि लिमिट करेगा करंट को, जो कि सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन अ डीसी सर्किट होगा। और यहाँ पे अपन कंज्यूम करेंगे पावर को। ठीक है, क्या ये पावर को कंज्यूम करता है लाइक अ रेजिस्टेंस? चलो फाइंड आउट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है बच्चों? वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ से आई एम वी एम कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी वी एम बाई टू कॉस साइन टू ओमेगा टी। ठीक है, साइन टू ओमेगा टी क्या होता है? कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो एवरेज पावर जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो एवरेज पावर ऑफ साइन ओमेगा टी होता है कंप्लीट साइकिल का वो जीरो है। इसका मतलब जो एवरेज पावर सप्लाई करते हैं इंडक्टर में वन कंप्लीट साइकिल में वो जीरो होता है। तो सारा पावर आर के नाम, एल और सी पावर नहीं खाते हैं। ये इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, सारा पावर आर के नाम, एल और सी पावर नहीं खाते हैं। जो एवरेज पावर सप्लाई होता है इंडक्टर का किसी भी कंप्लीट साइकिल में वो जीरो होता है। ठीक है, अब बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर। देखो फिगर 7.2 में एक कैपेसिटर है, ये एसी सोर्सेज है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज होगा वी एम साइन ओमेगा टी है, जो कि कनेक्टेड है कैपेसिटर से, प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट है। जब कैपेसिटर कनेक्टेड होता है वोल्टेज सोर्स से डीसी सर्किट में, तो करंट फ्लो करता है शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड में, जो चार्ज करेगा कैपेसिटर को।
जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा कैपेसिटर प्लेट में और जो वोल्टेज अक्रॉस देम इंक्रीज होगा, अपोजिंग करेगा करंट को। जो कैपेसिटर होता है डीसी सर्किट में वो लिमिट या अपोज करता है करंट को जब वो चार्ज होता है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट सर्किट में जीरो हो जाएगा, और जब कैपेसिटर कनेक्टेड होता है एसी सोर्स से तो ये लिमिट या रेगुलेट करेगा करंट को, लेकिन ये कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं करेगा फ्लो ऑफ चार्जेस को। जो कैपेसिटर होता है अल्टरनेटली चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है एज द करंट रिवर्स ईच हाफ साइकिल। क्यू क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एनी टाइम टी है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो क्यू बाई सी होगा, और किरचॉफ लॉ से जो वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स होगा एंड द कैपेसिटर इक्वल होगा वी साइन ओमेगा टी क्यू बाई सी होगा। और जब अपन करंट फाइंड करेंगे डी क्यू बाई डी टी से तो वी सी ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी होगा रिलेशन से साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस बाई टू से यहाँ से लिख सकते हो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा वोल्टेज करंट लीड करेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड आई एम अपन लिखेंगे, कंपेयर करेंगे आई एम वी एम बाई आर से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से, तो अपन पाएंगे कि 1 ओमेगा सी प्ले कर रहा है रोल ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसको अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसको डिनोट होता है एक्सी से। तो एक्सी 1 ओमेगा सी होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा वी एम अपॉन एक्सी होगा। जो डायमेंशन होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वो सेम होगा जो कि रेजिस्टेंस का होगा, और एसआई यूनिट ओम होगा। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है लिमिट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, सेम है जैसे रजिस्टर लिमिट करेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस की। जो कंपैरिजन होता है इक्वेशन ऑफ सोर्स वोल्टेज का कि बताता है जो करंट है पाई बाई टू होता है वोल्टेज के। ठीक है, और फेजर डायग्राम में इंस्टेंट t1 में जो करंट होगा फेजर का वो पाई बाई टू होगा, ए हेड होगा वोल्टेज फेजर के, और ये रोटेट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज। जो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद टाइम होगा, और अपन देखेंगे करंट रीचेस होगा मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर देन वोल्टेज 1/4 पीरियड में। जो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई होता है कैपेसिटर में वो हो जाएगा Vm/2 sin 2 ओमेगा टी, और इस केस में भी जो हमारा पावर ऑफ कैपेसिटर होगा जीरो होगा, मतलब साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो होगी ओवर ए कंप्लीट साइकिल। और यहाँ से देखेंगे कि इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रहा था वोल्टेज को पाई बाई टू, और इस केस में कैपेसिटर में करंट लीड करेगा वोल्टेज को पाई बाई टू, और जो पावर होगा पावर वो जीरो होगा। तो बच्चों याद रखिएगा जो सारा पावर आर के नाम होता है, एल और सी पावर नहीं खाते हैं। बच्चों इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, मतलब वोल्टेज आगे चलेगा करंट पीछे चलेगा। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे चलता है। दो टर्म आते हैं, एक्सएल होता है जिसको अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, वो होगा ओमेगा एल, और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको एक्सी कहते हैं, वो 1/ओमेगा सी होगा, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। ठीक है, और करंट याद रखिएगा लैग किसमें करेगा, इंडक्टिव में। कैपेसिटिव में करंट लीड करेगा, और एवरेज पावर जो होगा चाहे प्योर एल हो चाहे प्योर सी दोनों में जीरो होगा, लेकिन जो हमारा प्योर आर होगा उसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आर और जो सी है पावर फैक्टर कॉस फाई जो है हमारा वो 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम पावर आर के नाम होते हैं, एल और सी पावर नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डायमेंशन होता है कैपेसिटर रिएक्टेंस का वो भी ओम ही होता है, जो कि सेम होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्योर एल पढ़ा, प्योर सी पढ़ा, और फेजर डायग्राम पढ़ा। फेजर डायग्राम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू वी फेज माइनस आई फेज, जो वोल्टेज का फेज होगा माइनस करंट का फेज होगा, वही हमारा फेजर डायग्राम है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाई टू एलसीआर सर्किट के बारे में। ठीक है, एलसीआर सर्किट देखेंगे, और उसके बाद अपन रेजोनेंस की कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस के बाद अपन पावर तक करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।